जगह को भरने से करोगे, कभी नहीं करोगे। एक आघात में दीवार खड़ी कर दी। वो हर आघात को दीवार की परेशानी से सह लेगी, चाहे वो कितनी भी खतरनाक हो। दीवार अभी कुछ देर पहले ही तेजी से ढह रही थी। उसने अंडरवर्ल्ड के कुछ जीवों को रक्षा रेखा पार करने का मौका दे दिया था, लेकिन अचानक वह रुक गई। बीनू की आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक आ गई। दीवार उसकी निडर निगाहों के सामने तेजी से संभल गई। ढाल नहीं गिरी। जुड़वा शरीर वाली डीमन गाय और अंडरवर्ल्ड जल्लाद टुकड़े टुकड़े हो गए। अच्छा क्या। पैगंबर की आंखें फिर से एकाग्र हो गई। एक पल के लिए तो उन्हें लगा था कि अब तो सब बर्बाद हो गया। वे सबसे कठिन समय से बच गए थे। अब समय आ गया था कि वे दीवार की शक्ति से इन अंडरवर्ल्ड प्राणियों पर विजय प्राप्त करें। पैगंबर, फायर पिलरों में से एक गायब हो गया है, जनरल बीनू के हेल्पर ने आश्चर्य से कहा। यह ज्ञानंद दर्रा है। पैगंबर ने अपनी नजर उठाई और उस दिशा में देखा जहां एक फायर पिलर धीरे धीरे मर रहा था। भले ही नॉर्थ गार्ड किला बच गया, लेकिन ज्ञानंद दर्रा अभी भी गिर गया था। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अभी भी अंडरवर्ल्ड के जीवों को कम करके आंका। बाकी 6 भूवर्ग शास्त्रियों से कहो कि वे तुरंत अंतराल भर दे। हम दीवार में कोई भी छेद नहीं होने देंगे, पैगंबर ने ऑर्डर दिया। सूचना प्रसारित करने का एकमात्र तरीका मैजिक फायर बीकन्स के माध्यम से था। ज्ञानंद दर्रे के पतन ने अन्य मैजिक फायर बीकन को अधिक दबाव में डाल दिया। जनरल बीनू ने स्पष्ट किया था कि महान दीवार का कुल द्रव्यमान नहीं बदलेगा, इसलिए उन्हें गिरे हुए ज्ञानंद दर्रे की भरपाई अन्य 7 खंडों से करनी होगी। वे दीवार की मोटाई को संशोधित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, और वे दुश्मन की हरकत के आधार पर लंबाई को मुश्किल से कंट्रोल कर सकते थे, जिसका मतलब था कि वे केवल इसकी ऊंचाई कम कर सकते हैं। दीवार औसतन 70 मीटर ऊंची थी, लेकिन नॉर्थ गार्ड किले के सामने यह लगभग 80 मीटर ऊंची थी। यह रूलर लेवल के जीवों को छोड़कर सभी अंडरवर्ल्ड जीवों को रोकने के लिए काफी थी। बेहद जीवों का आकार इतना हास्यास्पद नहीं था। हालांकि गिरे हुए हिस्से के अंतराल को भरने के लिए दीवार की ऊंचाई तुरंत लगभग 60 मीटर तक कम कर दी गई। इससे तुरंत ही अंडरवर्ल्ड के कुछ जीव अपने साथियों के शरीर पर चढ़कर दीवार के टॉप पर पहुंच गए। जुड़वा शरीर वाली डीमन गाय को दीवार को तोड़कर नहीं निकल पा रही थी। अब बाकी ज़ॉम्बीज आ चुके थे। 3 मीटर से ज्यादा लंबे जीव खून के तालाब में परतों में जमा होने लगे, जबकि बाकी जीव मांस के ढेर पर चढ़ने लगे, जिन पर उनके साथियों ने ढेर लगा दिया था। 30 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वे भी अपने पीछे ज़ॉम्बीज के लिए कदम रखने वाले पत्थरों में बदल गए। अंडरवर्ल्ड के ज्यादातर जीव, खास तौर पर, बेहद बड़े नहीं थे। बाकी जीवों के लिए सीढ़ियां बनने के लिए अपने शरीर को एक साथ रखने की प्रक्रिया उतनी तेज नहीं थी जितनी इंसानों ने कल्पना की थी। वे महान दीवार के टॉप पर अपना रास्ता बना रहे थे, लेकिन उनकी संख्या बेहद ज्यादा थी। यह केवल समय की बात थी जब वे 60 मीटर से ज्यादा ऊंचे मांस के पहाड़ों में ढेर हो जाए। हे भगवान, सहायक ने किनारे पर खड़े होकर दीवार की ओर देखा। उसकी दृष्टि तड़पते हुए सिरों और अधूरे शरीरों से भरी हुई थी। यह दृश्य इतना नजदीक था कि वह ट्राइपोफोबिक घृणा से लगभग बेहोश हो गया। वास्तव में यह भयानक दृश्य सिर्फ सहायक के सामने ही नहीं हो रहा था। दीवार के साथ साथ लगभग हर जगह मांस का ढेर लगा हुआ था। वे सभी एक साथ कुचले हुए थे। जीवों से सिर्फ एक हाथ या सिर दिखाई दे रहा था। कुछ को तो उनके साथियों ने कुचल भी दिया। मांस के पहाड़ से उनका खून बह रहा था। उनके हाथ, बाजू और पैर रेत के कणों की तरह टीलों से गिर रहे थे। वे दीवार पर चढ़ रहे हैं, हम उन्हें कैसे रोकेंगे? सहायक घबरा गया। सैनिक अवचेतन रूप से किनारे से पीछे हट गई। घृणित ज़ॉम्बीज की सड़ांध कुछ इंच की दूरी पर थी। उनकी हरकतें और भयानक दहाड़े कुछ दर्जन मीटर दूर से सुनाई दे रही थी। वे पहले से ही जिंदा खाए जाने के डर से अभिभूत थे, भले ही वे अभी भी तक अंडरवर्ल्ड के जीवों के संपर्क में नहीं आए। अपनी जगह पर डटे रहो। हमारे देश की प्राचीन ढाल में एक जादुई फॉर्मेशन बनी हुई है। यह जीवों को दीवार के टॉप पर नहीं पहुंचने देगी, पैगंबर ने कहा।
यदि ज़ॉम्बीज इस पर चढ़ सके तो रक्षा पंक्ति अपना उद्देश्य खो देगी। कई योद्धा लेवल के प्राणी आसानी से 50 मीटर की ऊंचाई तक कूद सकते हैं। रियल्म ऑफ हेवन। जनरल बिनो स्पष्ट रूप से मैजिक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने वाली थी। जब उसने अपनी इच्छा को जादुई बीकन में निर्देशित किया तो प्राचीन ऋण महान दीवार पर सतह पर आने लगे। ऋण भरे भूरे रंग की रोशनी उत्सर्जित करते हुए पत्तियों की तरह दीवारों से नीचे गिर रहे थे। लीफ रून्स धीरे धीरे नीचे की ओर तैरने लगे। जब वे ज़ॉम्बीज के संपर्क में आए तो उन्होंने तुरंत उन प्राणियों पर दबाव डाला। ज़ॉम्बीज ऐसे गिरने लगे जैसे उन पर कोई बेहद बड़ा भार टूट रहा हो और वे जमीन पर जोर से गिर पड़े। उनका मांस और खून जगह जगह बिखर गया। और भी लीफ रून प्रकट हुए और लगातार ज़ॉम्बीज पर गिरते रहे, यहाँ तक कि जो जमीन पर गिरे वे भी दीवारों से निकलने वाली रोशनी से उस जगह को चिन्हित कर रहे थे जिससे उस जगह का गुरुत्वाकर्षण बढ़ रहा था। दीवार पार करने की कोशिश करने वाले किसी भी प्राणी पर लगाया गया बल, उनके शरीर अब कई गुना भारी हो गए थे, मानो वे भारी जंजीरों से बंधे हो। गुरुत्वाकर्षण बल दीवारों के टॉप के करीब मजबूत होता गया। यदि वे जमीन पर थे तो जीवों पर लागू गुरुत्वाकर्षण केवल सामान्य था। जैसे ही ज़ॉम्बीज दीवार पर 10 मीटर चढ़ते हैं यह 10 गुना बढ़ जाता है, और जब वे 20 मीटर ऊपर चढ़ते हैं तो 50 गुना बढ़ जाता है। जब मांस के ढेर 30 मीटर से अधिक ऊंचे होते तो टीलों के टॉप पर मौजूद ज़ॉम्बीज 100 गुना दबाव में, जिससे उनके नीचे मौजूद लोग तुरंत चूर चूर हो गए। एक बार फिर मांस की पहाड़ियों से खून बहने लगा। हजारों ज़ॉम्बीज को दलिया के घिनौने बर्तन में मिला दिया गया, जिससे एक घिनौना नज़ारा सामने आया। मैजिक फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के बाद ज़ॉम्बीज ने जिस मांस के टीले को इकट्ठा करने की बेहद कोशिश की थी वह जल्द ही ढह गया। यहाँ तक कि योद्धा लेवल, कमांडर लेवल या शासक लेवल के प्राणी भी इससे बचने में नाकाम रहे। भारी वजन ने अंडरवर्ल्ड के जीवों को दबा दिया और स्थिति को स्थिर करने में हेल्प की। इसने दीवार पर मौजूद लोगों को अपनी सांस लेने का मौका भी दिया। स्कूल ऑफ मैजिक। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल जादुई अग्नि बीकन पर नियंत्रण प्राप्त करना। जब स्वर्ग का क्षेत्र स्थापित हुआ तब अंडरवर्ल्ड के जीव दीवार पर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ज़ॉम्बीज का सागर रक्षात्मक बांध द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध था। अजय सेना महान दीवार को गिराने में असमर्थ थी। दीवार ने अस्थायी रूप से ज़ॉम्बीज सैनिकों के मार्च को रोक दिया। आदर्श ने राहत भरी सांस ली जब उसने देखा कि महान दीवार अभी भी खड़ी है। शानदार रक्षा पंक्ति पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी। आदर्श को कुछ हद तक मानसिक शांति मिली। अब वह लड़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता था और जानते हुए कि दीवार उसका समर्थन करने के लिए वहां थी। हालांकि वह अभी तक अपनी चाल नहीं चल पाया था। उसे नहीं मालूम कि आहन अब कहाँ है। उसे तब तक इंतजार करना था जब तक आहन वायलेट घोस्ट को बाहर नहीं निकाल देता। उसके बाद ही वह शैतान नगरी के इन बदमाशों को नर्क पहुंचा सकता था। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या है? कोल्ड प्रिंस अचानक गुस्से से चिल्लाया। रोने की आवाज सुनकर ब्लू डिकन्स कांप उठे। कोल्ड प्रिंस जब नियंत्रण खोने लगा तो वह पागल हो गया। रेड मेडिटेरियन सी की घटना के दौरान जब भी वह अपने सुंदर व्यवहार पर नियंत्रण खो देता तो किसी को बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता। शैतान नगरी में कोल्ड प्रिंस से ज्यादा क्रूर और पागल कोई नहीं था जब वह गुस्सा होता था। मुझे नहीं मालूम। लॉन्ग स्पैरो ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने कोल्ड प्रिंस की बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। ऐसे समय में बोलने की हिम्मत रखने वाली एकमात्र व्यक्ति थी उन्नास। जब उसने शानदार दीवार देखी तो वह भी चकित रह गई। उसने उम्मीद नहीं थी कि सेंट्रल प्लेन्स में अभी भी एक प्राचीन रक्षा होंगी जो ज़ॉम्बीज की सेना को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत है। यह गीज़ा के महान पिरामिड की ज़ॉम्बीज की सेना थी, यहाँ तक कि एक पूरे देश को इसके खिलाफ संघर्ष करना था। कितने आश्चर्य की बात है, वे इतने पुराने अर्थ मैजिक का उपयोग कर रहे हैं जैसा कि 5000 साल से अस्तित्व में रहे देश से अपेक्षित था। उनसे निपटना हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल है। उनास ने कहा। क्या यह सचमुच हमारे दुश्मन की तारीफ करने का समय है? कोल्ड प्रिंस ने ठंडे स्वर में पूछा। उनास ने जवाब दिया, आखिरकार हम अपने दुश्मन को कम नहीं आंक सकते। हम एक ऐसे देश का सामना कर रहे हैं जिसकी सभ्यता मिस्र के बराबर है। मास्टर कोल्ड प्रिंस,
आपको शांत रहना चाहिए, अन्यथा हमने जो कुछ भी इतनी मेहनत से बनाया है वो इस दीवार की वजह से बर्बाद हो जाएगा, जो कहीं से भी प्रकट हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे आपको इस दीवार के बारे में कुछ पता है और आप कोई योजना लेकर आई है। कोर्ट प्रिंस ने खुद को शांत करने की बात पूछा। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ज़ॉम्बीज़ को दबाने वाली मैजिक फॉर्मेशन इंसानों पर काम नहीं करती, अन्यथा दीवार पर मौजूद वे बेवकूफ अब तक चूर चूर हो जाते। क्या आप रात के आसमान में 7 फायर पिलरों को देखते हैं? मैं इस प्राचीन रक्षात्मक तंत्र के बारे में थोड़ा जानती हूँ, जो प्राचीन काल से ही मौजूद है। फायर पिलर मैजिक फायर बीकन है। उन्हें दीवार को बनाए रखने के लिए, अर्थ फव्वारा झरने के पानी को इंजेक्ट करने के लिए प्रत्येक जादुई फायर बीकन पर एक पदार्थ भेजना होगा। यह असंभव है कि हम प्राचीन दीवार को नष्ट कर सके। यहाँ तक कि शासक लेवल के ज़ॉम्बीज भी ऐसा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो सकते। लेकिन उन जियोमेंसरों को मारना बेहद आसान है। जो हो सकता है कि हमने इसे आते हुए नहीं देखा हो, लेकिन क्या यह इस तरह से अधिक दिलचस्प नहीं है? एक शिकार जो प्रतिरोध या संघर्ष नहीं करता, वह उतना स्वादिष्ट नहीं होता। उन्नास मुस्कुराई। यह बात तो वाजिब लगती है। भूतो सुनो, कोर्ट प्रिंस चिल्लाया। आपकी सेवा में। 6 भूतों ने जानलेवा आवाज में जवाब दिया। डीकन्स और पादरी को जादुई फायर बीकन पर कंट्रोल करने के लिए नेतृत्व करो। जो कोई भी आपके रास्ते में आने की हिम्मत करे उसे मार डाले, कोर्ट प्रिंस ने कहा। हाँ। 6 भूत और 100 से अधिक ब्लू डीकन 6 समूहों में विभाजित हो गए और 6 जादुई फायर बीकन्स की ओर बढ़ गए। शैतान नगरी के मेंबरों ने अपने ऑर्डर प्राप्त किए और अपने रास्ते पर चले गए। आदर्श को जल्द ही पता चला कि कोल्ड प्रिंस ने वास्तव में अंडरवर्ल्ड प्राणियों के साथ किसी तरह का सौदा किया था। बर्बर ज़ॉम्बीज अभी भी शैतान नगरी के लोगों को अनदेखा कर रहे थे, जिससे उन्हें ज़ॉम्बीज की सेना के बीच स्वतंत्र रूप से घूमने की परमिशन मिल गई। यदि मैजिक फॉर्मेशन केवल इंसानों के अलावा अन्य प्रजातियों के खिलाफ प्रभावी है तो यह एक बड़ी समस्या होगी, आदर्श बड़बड़ाया। अंडरवर्ल्ड के जीव महान दीवार को पार करने में असमर्थ थे। ज़ॉम्बीज की सेना के अग्रिम सैनिक रक्षा पंक्ति को तोड़ने में विफल रहे। ऐसा लग रहा था कि इंसानों ने स्थिति को कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन दुर्भाग्य से एक मजबूत रक्षा वाले शहर के लिए सबसे बड़ा खतरा उसके अंदर के गद्दार थे। वे जहरीली परजीवों की तरह थे जो मेजबान को अंदर से खा रहे थे। 6 भूत अलग हो गए और अलग अलग मैजिक फायर बीकन की ओर बढ़ गए। आदर्श बेहद चिंतित था। उसे 6 भूतों को मौके पर ही कुचलने की इच्छा भी हुई अगर वे मैजिक फायर बीकन को बनाए रखने वाले जियोमेंसर को खत्म कर देते। तो ज़ॉम्बीज की सेना जल्द ही सेंट्रल प्लेन में घुस जाती, जैसे बांध को तोड़कर तेज जवार आया हो। लॉन्ग स्पैरो, मैं तुम्हें नॉर्थ गार्ड किले को संभालने दूंगा, मुझे निराश मत करना, कोर्ट प्रिंस ने उसके एक्सचार्ज से कहा। चिंता मत करो, मैं नॉर्थ गार्ड किले के कमांडर को टुकड़ों में फाड़ दूंगी और समारोह बनाने के लिए उसके मांस के साथ मांस का स्टू पकाऊंगी। लॉन्ग स्पैरो मुस्कुराई, जो जिसके जिससे उसके 2 नुकीले दांत दिखने लगे। आदर्श ने टॉल स्पैरो की तरफ देखा। उसे उसमें से एक शक्तिशाली ऑरा का आभास हो रहा था। वह शायद एक सुपर मैजिशियन था, और वायलेट घोस्ट ने जो कुछ उसे बताया था उसके अनुसार वह एक पागल व्यक्ति था जिसे मानव खास मांस खाने में मजा आता था। उन्नास ने वायलेट घोस्ट को देखा और कहा, वायलेट घोस्ट, मुझे अपने कुछ भरोसेमंद आदमी उधार दो। आपकी सेवा में आकर खुशी हुई। वायलेट घोस्ट ने झुककर आदर्श ब्लू बैट और एक अन्य ब्लू डीकन की ओर देखा और कहा, आप तीनों मास्टर उन्नास का अनुसरण करेंगे और उनके ऑर्डरों का पालन करेंगे। समझ गया, ब्लू डीकन, कोड नेम क्रो ने उत्तर दिया। आदर्श और ब्लू बैट ने जवाब देने से पहले एक दूसरे को देखा। आदर्श को बुरा लग रहा था, हालांकि वह सही तौर पर इससे सहमत था। केवल वही जानता था कि वायलेट घोस्ट कौन है। उसने और आहन ने वायलेट घोस्ट को बाहर निकालने की योजना बनाई थी जब शैतान नगरी के मेंबरों को ग्रेट वॉल को गिराने के लिए भेजा गया। एक बार वायलेट घोस्ट को बाहर निकाल दिया गया तो आदर्श अपने अंदर के राक्षस को बाहर निकाल सकेगा। उसे आश्चर्य हुआ जब उन्नास ने वायलेट घोस्ट से अपने कुछ आदमियों के लिए पूछा और वह उनमें से एक निकला।
आदर्श ने ना कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि इससे उसकी पोल खुल जाती। हालांकि वह बेहद चिंतित था, अगर उसे कहीं और भेजा जाता तो आहन यह नहीं बता पाता कि वायलेट घोस्ट कौन है। अगर उसे यह भी नहीं पता कि वह कौन है तो वह वायलेट घोस्ट की हत्या कैसे कर सकता था। शैनमुख कीप उसी दिशा में होगा। बाकी लोग मेरे पीछे आओ, हम उसे जल्द से जल्द पूरा करेंगे। वायलेट घोस्ट ने शैनमुख कीप की दिशा में देखा और एक लहर के साथ अपने आदमियों को इकट्ठा किया। आदर्श तब और भी चिंतित हो गया जब उसने वायलेट घोस्ट को जाते देखा। रुको, आदर्श ने कहा। यह क्या है? वायलेट घोस्ट ने पलटकर अप्रसन्न स्वर में जवाब दिया। मैं वायलेट घोस्ट के पास गई। आदर्श वायलेट घोस्ट के पास गया और गंभीर चेहरे के साथ कहा, यह खत्म होने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में नहीं भूले। वायलेट घोस्ट जोर से हंस पड़ा। उसने आदर्श के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने कहा, बस मास्टर उनास के ऑर्डरों का पालन करो और कोई भी लापरवाही मत करना। आदर्श ने आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह अपनी पोल खुलने से डर रहा था। वायलेट घोस्ट 13 ब्लू डिकन्स के साथ चला गया। हालांकि यह संभावना थी कि शैतान नगरी के पास कहीं और खड़े होने के लिए और भी लोग थे। चूंकि उन्होंने मैजिक फायर बीकन्स पर कब्जा करने का फैसला किया, इसलिए वे अपने बाकी मेंबरों को संबंधित मैजिक फायर बीकन्स पर बुलाने जा रहे थे। आदर्श केवल यही प्रार्थना कर रहा था कि मैजिक फायर बीकन्स की रखवाली करने वाले लोग शैतान नगरी को रोक सके। दीवार ने ज़ॉम्बीज़ की सेना के मार्च को रोक दिया। वे इन सड़े हुए लोगों को दीवार को नष्ट नहीं करने देंगे, कभी नहीं। आहन और चुटकी दीवार के पीछे एक पहाड़ी पर थोड़ा घबराहट महसूस कर रहे थे। उन्हें अभी भी आदर्श से सिग्नल नहीं मिला। उन्हें चिंता थी कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। अगर आहन को आदर्श का संकेत नहीं मिला तो वह अपनी चाल नहीं चल पाएगा। शैतान नगरी में बेहद सारे लोग थे। वह कैसे बता सकता था कि वायलेट घोस्ट कौन है? तथ्य यह है कि उसका नाम वायलेट घोस्ट था। इसका मतलब यह नहीं था कि उसने पर्पल पोशाक पहनी हुई थी। है ना? कोई आ रहा है, आहन ने सतर्कता से कहा। आहन ने अपने अर्थ एलिमेंट का उपयोग करके उन्हें चट्टान से घेर दिया था। बाहर से यह एक विशाल पत्थर जैसा दिखता था। यह असंभव था कि कोई भी उसके छिपे हुए हिस्से को देख सके। यह इकट्ठा होने का संकेत है। ब्लू डिकन्स हमें बुला रहे हैं। वह दीवार आखिर कहां से आई? बेहद होगी बातें। अब हमें बस ब्लू डिकन्स का अनुसरण करना है। कुछ जल्दबाजी भरे कदम और कई आवाजें आहन के स्थान से गुजरी। उनके शब्दों से यह स्पष्ट था कि शैतान नगरी के मेंबर थे। उन्हें कोड प्रिंस के समारोह में भाग लेने की परमिशन नहीं थी, इसलिए वे सभी दीवार के पीछे खड़े थे। अगर आहन के पास कोई और इम्पोर्टेंट काम नहीं होता तो वह अपने कवर से बाहर निकल जाता और उन सभी को मार डालता। वह शैतान नगरी के हर बदमाश को मार गिराने में बेहद खुश था। चुटकी ने कहा, ऐसा लगता है कि वे मैजिक फायर बीकन्स की ओर एकत्रित हो रहे हैं। हमने सफलतापूर्वक ज़ॉम्बीज़ की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया है। शैतान नगरी के लोगों का धैर्य खत्म होने लगा है। वे मैजिक फायर बीकन्स पर अटैक करने के लिए छिपने की जगह से बाहर आ रहे हैं। धिक्कार है। अगर हमारे पास उनका बचाव करने वाले ज्यादा लोग होते, हम शैतान नगरी को बाहर निकाल सकते थे। आहन ने कहा, यह कहना मुश्किल है कि वे शैतान नगरी को रोक पाएंगे या नहीं। चुटकी ने चिंतित स्वर में कहा। शैतान नगरी आगे बढ़ रहा था। इसके लोगों से निपटना भी स्पष्ट रूप से मुश्किल था। वे स्पष्ट रूप से ग्रेट वॉल को गिराने के लिए पागल कुत्तों की तरह मैजिक फायर बीकन को फाड़ने जा रहे थे। मैजिक फायर बीकन की रक्षा सैनिकों द्वारा की जाती थी, लेकिन चूंकि उनके सीनियरों ने पहले ही नॉर्थ वैली छोड़ दी थी, इसलिए उनके पास मैजिक फायर बीकन की रक्षा के लिए बेहद से सैनिक नहीं थे। वे ज्यादातर सिर्फ सैनिक थे जो नॉर्थ गार्ड किले में तैनात थे। उत्तरी घाटी का अस्तित्व इस बात पर निर्भर था कि सैनिक शैतान नगरी को रोक पाएंगे या नहीं। इसके अलावा कोई और भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि आदर्श था। आदर्श इस समय कोड प्रिंस के सबसे करीब था। एक बार जब वह कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हो जाता तो वह कोड प्रिंस को बाहर निकाल सकता है। उसके बाकी लोग केवल ढीली रेत की चादर बनकर रह जाएंगे। आदर्श क्या कर रहा है? अगर हम और इंतजार करेंगे तो वे मैजिक फायर बीकन पर कब्जा कर लेंगे। अगर हम कोल्ड प्रिंस को मारने में कामयाब भी हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आहन ने कहा। मुझे कुछ मिला, चुटकी ने खुशी से कहा। क्या यह संकेत है? आहन ने तेजी से ध्यान केंद्रित किया। नहीं,
लेकिन हमने बैकअप प्लान पर भी चर्चा की। देखो, यह डार्क मेटल है। आदर्श को कुछ हुआ होगा, लेकिन उसने वायलेट घोस्ट को डार्क मेटल से टैग कर दिया है। हमें वायलेट घोस्ट को खोजने के लिए बस डार्क मेटल का पीछा करना होगा। चुटकी एक छोटा नोटबुक कंप्यूटर पकड़े हुई थी। स्क्रीन पर फैंडिश नाइट के डार्क मेटल की मौजूदगी दिखाई दे रही थी। आहन की आंखें चमक उठी। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि आदर्श हमेशा इस छोटी लड़की को साथ लेकर क्यों आता था। वो ऐसी चीजों में बेहद अच्छी थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।